ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल चेंज जो है वो कैसा था। पहले तो सबसे ज़्यादा वो एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, बट रेलवेज वगैरह बनने के बाद वो आयरन से दुगना कमाने लगे जितना वो कॉटन से कमाते थे, है ना। आयरन स्टील कमा रहे थे, डबल द वैल्यू ऑफ इस कॉटन एक्सपोर्ट। न्यू इंडस्ट्रीज़ में केवल 20% से भी कम वर्कफोर्स थी, तो वो मैक्सिमम वर्कफोर्स जो थी वो बाहर ही काम करती थी। फिर मशीन्स इतनी महंगी थी कि सब लोग मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर सकते थे, फिर मशीन्स अक्सर ब्रेक डाउन हो जाती थी। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी उन्होंने भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट किया, ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल इनोवेशन नहीं किया। फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी इंडस्ट्रीज आई वहाँ पर। फिर अगर हम बात करें कि एरिस्टोक्रेट्स की, तो उनको वैसे कुछ चाहिए थे जो मतलब बिल्कुल कस्टमाइज हो, दो मशीन्स तो केवल स्टैंडर्डाइज गुड्स ही बना सकते थे। फिर जैसे जेम्स वॉट ने जो स्टीम इंजन बनाया वो केवल 321 ही बिके थे। 80 कॉटन इंडस्ट्रीज ने लिए थे, 9 वूल इंडस्ट्री ने, बाकी माइनिंग ने लिए थे। अब और लेबर की भी कमी नहीं थी वहाँ पे। जैसे पहले क्रिसमस के टाइम पे बुक्स की डिमांड होती थी, तो लोग बुक्स की इंडस्ट्री में काम करते थे, है ना। और बाकी जगहों पे बाकी साल में उनके पास और भी चीज़ों की डिमांड होती थी, तो वो अलग अलग जगहों पे काम करते थे वो लोग। लेबर की कमी नहीं थी, तो और वो लोग जैसे कि शिप्स आ जाती थी विंटर में, तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह का काम करते थे, तो अलग अलग काम करते रहते थे। और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो केवल हाथों से ही बन सकते थे। मशीन से केवल यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स बनाती थी, है ना। एरिस्टोक्रेट्स को पसंद नहीं आते थे। वर्कर्स जो थे वो बेचारे ब्रिज के अंदर सोते थे, और जॉब उनको तभी मिलती थी जब उनकी कोई जान पहचान हो, कोई फ्रेंड्स हो उनके। और बहुत मुश्किल लाइफ थी उनकी। नाइट रेफ्यूजर्स थे जो कैजुअल वार्ड्स मेंटेन करते थे, मतलब या कैजुअल वार्ड्स थे जो मेंटेन करते थे वो म्यूनिसिपैलिटी, मतलब पुअर लॉ अथॉरिटीज़ मेंटेन करती थी। सीजनैलिटी थी काम की। जब बिजी सीज़न ओवर हो जाता था तो कभी स्ट्रीट पे वापस आ जाते थे, ठीक है। कुछ लोग वापस गांव चले जाते थे, पर बाकी जो थे वो कुछ ना कुछ काम ढूंढते रहते थे। वेजेस बढ़ी उनकी, पर महंगाई भी बढ़ गई, तो उनकी रियल वेजेस एग्जैक्टली गिर गई, बढ़ी नहीं। रियल वेज मतलब सच में उनकी जो कैपेसिटी थी खरीदने की। और वेजेस उनकी मेन डिपेंड नहीं करती थी कि कितना वेज रेट है, वो डिपेंड करती थी कि वेज रेट पर तो चलो डिपेंड करती थी, पर डिपेंड करती थी कि कितने दिन वो काम कर रहे हैं, है ना। ये डिपेंड करती थी क्योंकि उनको रोज़ के हिसाब से मिलती थी। जो 10% अर्बन पॉपुलेशन थी वो बहुत पुअर थी, वो स्लम में रहते थे। और अनएम्प्लॉयमेंट जो था 35% था, कहीं पर तो कहीं 75% था अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। फिर एक स्पिनिंग जेनी एक थी वुलन इंडस्ट्री में, तो विमेन ने उसको अटैक कर दिया कि इसकी वजह से और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। वैसे भी कहीं पे 35% अनएम्प्लॉयमेंट था, तो कहीं 75% तक अनएम्प्लॉयमेंट था। फिर धीरे धीरे वो बनने लगी रोड्स वगैरह, तो रोड्स वगैरह में आपको लेबर चाहिए था, तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ा 1840s में। अब इंडिया का तो बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन था, बाकी सारे देशों का कॉटन इतना फाइन नहीं होता था, उनका कोर्स होता था रफ। हमारा इतना फाइन होता था जो गुजरात के पोर्ट से, मासूलीपट्टनम पोर्ट से बाकी देशों में जाता था। और इंडियन बैंकर्स भी होते थे एक्सपोर्ट ट्रेड में, सप्लाई मर्चेंट्स होते थे, एडवांसेस दिए जाते थे वीवर्स को सप्लाई करने के लिए, बिग शिप्स होती थी। जब ब्रिटिशर्स आ गए तो सूरत की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, हुगली की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो गई, एक्सपोर्ट्स गिर गए, ठीक है। 16 मिलियन से 3 मिलियन ही रह गए यहाँ से एक्सपोर्ट, और बॉम्बे और कलकत्ता ग्रो हो गए। फिर ब्रिटिश ही कंट्रोल करते थे। वीवर्स के लिए क्या हो गया, ब्रिटिशर्स ने कह दिया कि हमें चाहिए केवल कॉटन। उन्होंने गुमस्ता एक बंदे को अपॉइंट किया, गुमस्ता जो था वो पेड सर्वेंट था, उसको कोई सिंपैथी नहीं होती थी, वो मारता था अगर ये लोग उनको वो नहीं देते थे, सामान नहीं देते थे, उनको एडवांसेस देता था। वो कहता था कि अगर ये लोन पे करना है तो तुम्हें हमें सामान देना पड़ेगा चीप रेट पे। और इतना इतना काम कराते थे कि वो सारा टाइम केवल वीविंग ही करते रहते थे, वो अपने प्लॉट को देख ही नहीं पाते थे, ठीक है।
तो वो अपनी प्लॉट को क्या करे, तो प्लॉट को लीज आउट कर देते थे, किसी और को दे देते थे, तो सारा काम वीविंग करते रहते थे। कुछ तो वीवर्स ने क्या कर दिया था, ये छोड़ छाड़ के चले गए थे वो लोग। कुछ वीवर्स रिफ्यूज़ कर रहे थे कि हम लोन नहीं देंगे, कुछ तो केवल एग्रीकल्चर लेबरर बन गए, बहुत सारे विलेजेस डेजर्ट हो गए, वो कहीं और चले गए। एंड्रे पटूलो ने कहा था कि कभी भी इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड नहीं कम हो सकती, क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं प्रोड्यूस हो सकता। पर 33% इंडिया एक्सपोर्ट की जगह केवल 3% रह गया था। कॉटन इंडस्ट्रीज इंग्लैंड में जब आ गई तो वो केवल यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाते थे, उसको फिनिश गुड में सेल करते, वो कन्वर्ट करते थे, इंडिया में बेचते थे। अब इंडियन वीवर्स ब्रिटिश गुड्स के साथ compete भी नहीं कर पाते थे, और साथ में अब उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं बचता था, क्योंकि सारे रॉ मटेरियल तो ये लोग के ले जाते थे, है ना। सो दे कुड नॉट कम्पीट विद देम। वीवर्स के पास एक और प्रॉब्लम थी। फिर क्या हुआ, जब अमेरिका में सिविल वॉर हो गई तो कॉटन सप्लाईज उनको यूएसए से नहीं आ रही थी। तो अब ब्रिटेन ने बोला इंडिया को, तो इंडियन को बोला गया कि हमें किसी भी तरह कॉटन चाहिए। अब क्या होने लगा कि कॉटन का प्राइस पूरे ही मार्केट में बढ़ गया था। तो अब इंडियन वीवर्स के साथ एक और दिक्कत आ रही थी, वो महंगा कॉटन खरीदते थे, और फिर कॉटन क्योंकि यूएसए से आई नहीं रही थी, तो ऑल ओवर वर्ल्ड मान लो कॉटन की कमी थी। तो जब कॉटन की कमी थी तो कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है। इंडिया से रॉ कॉटन बहुत ज़्यादा क्या होता था, बाहर की कंट्री से बिकता था, तो ओवरऑल कॉटन की प्राइसेस बढ़ गए। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ की कमी होती है, एज कॉटन वॉज सप्लाई ऑल्सो एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया। अब कॉटन इंडिया से एक्सपोर्ट होने लगी तो कॉटन के प्राइसेस क्या हो गए, बढ़ गए। नेक्स्ट, हाँ, कॉटन की क्योंकि वहाँ से सप्लाई कम थी तो ओवरऑल कॉटन के प्राइस बढ़ गए। इंडिया से एक्सपोर्ट होता था कॉटन, तो इंडियन वीवर्स के लिए भी प्राइस बढ़ गए, तो वो ज़्यादा प्राइस में कॉटन खरीदते थे, और ब्रिटिशर्स को तो उसी टाइम पे पे करते थे, ठीक है। फिर पहली कॉटन मिल आई बॉम्बे में 1854 में, और 2 साल बाद उसने प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। 1862 में 4 मिल्स आ गई, 94,000 स्पिंडल्स, 2150 लूम्स। जूट मिल्स भी आई बंगाल में। फिर एल्गिन मिल आई कानपुर में। एक कॉटन मिल आई तुम्हारी अहमदाबाद में। स्पिनिंग एंड वीविंग मिल आई मद्रास में। फिर अब ब्रिटिश जो थे, जो इंडिया में जो ब्रिटिश थे वो एक्सपोर्ट करते थे ओपीएम टू चाइना, क्योंकि उनसे वो टी खरीदते थे, तो टी के बदले उनको पैसा देना था, तो उनको लगता था पैसा कैसे दे दे। और चाइना ऐसी कंट्री थी जो किसी से ट्रेड नहीं करती थी, क्लोज रहती थी हमेशा, अपना उनके पास सफिशिएंट था। तो वो यहाँ इंडिया में ड्रग ओपीएम बनाने लगे, वहाँ पे ड्रग्स बेचने लगे उनके यूथ को, और उससे जो पैसा आता था उससे टी लेते थे, ठीक है। बंगाल में द्वारका नाथ टैगोर ने क्या किया, उन्होंने भी चाइना में क्या किया, ट्रेड किया, और फिर वो उन्होंने वो किया, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई। अब जो चाइना में जो लोग थे, देखो चाइना खुद मांगता नहीं था, मतलब चाइना इंपोर्ट नहीं होने देता था, लोग केवल वहाँ पे वो करते थे, चाइना से जो ट्रेड करते थे बेसिकली वही करते थे, स्मगलिंग ही होती थी। तो चाइना से बहुत से लोगों ने फॉर्च्यून बनाया, ठीक है। और बॉम्बे में जैसे दिनशॉ पेते थे, जमशेदजी नुसरवंजी टाटा थे, इन्होंने बड़े बड़े एम्पायर्स बना लिए। पहले एक्सपोर्ट करते थे चाइना को, थोड़ा बहुत इंग्लैंड को करते थे। सेठ हुकुमचंद एक मारवाड़ी बिजनेस थे, उन्होंने पहली जूट मिल बनाई कैलकाटा में, और वो चाइना से वो भी क्या करते थे, ट्रेड करते थे, ठीक है। जीडी बिरला भी, तो ये लोग क्या करते थे, चाइना से ट्रेड करते थे, उन्होंने बहुत फॉर्च्यून बनाया, इसमें दिया नहीं हुआ है, बट वो स्मगल ही करते थे तो चाइना। अब चाइना मतलब चाइना में बेच बेच के बहुत से लोगों ने पैसा कमाया। कुछ तो ऐसा नहीं था कि सभी स्मगल करते थे, कॉटन वगैरह तो ऐसे ही बेच के चाइना से उन्होंने बहुत पैसा कमाया, ठीक है। क्योंकि ब्रिटिशर्स बिजी थे, तो आराम से लोग सब चाइना में क्या कर रहे थे, बेच रहे थे सामान, वरना तो ब्रिटिशर्स ने मना किया हुआ था कि आप कहीं पर आप बेच नहीं सकते सामान। कुछ लोगों ने, जैसे मद्रास के लोगों ने बर्मा म्यांमार में बेच के कमाया, कुछ लोगों ने मिडिल ईस्ट अफ्रीका में। फिर
कुछ लोग थे जो विद इन द कंट्री क्या करते थे, ट्रेड करते थे, वो कैरी करते थे गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बैंकिंग मनी कैरी करते थे, फंड्स ट्रांसफ़र करते थे फ्रॉम वन सिटी टू अनदर। ठीक है, जैसे कि मान लो तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं तुम्हें क्या कर दूँगी, तुम दूसरे शहर में हो, मैं अपना एक इंसान भेजूँगी एक नोट देकर, ठीक है, तुम्हें पैसा भिजवाने के लिए, और वो तुम्हें पैसा भिजवा देगा ऐसे, फिर तुम्हें वो पैसा मुझे विद इंटरेस्ट वापस करना होगा। तो ऐसे करके बिजनेसेस चलते थे। फिर कुछ इंडस्ट्री सेटअप हुई। फिर ब्रिटिशर्स जब वो अब बहुत सारे इंडियंस जो थे उनको वो ब्रिटिशर्स मतलब ब्रिटिशर्स क्या किया हुआ था उन्होंने अपनी कंट्री में कि अगर इंडियन कुछ चाहेंगे तो उस पर टैक्स लग जाएंगे, तो इंडियंस कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन मैनेजिंग एजेंसीज जो थी वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल करती थी। कौन सी 3 इंडस्ट्रीज थी जो कंट्रोल करती थी? बर्ड्स हिगलर एंड कंपनी, एंड्रयू यूल और जारडाइन स्किनर एंड कंपनी। ये क्या करती थी? ये इंडिया में क्या करती थी, सारी कैपिटल को मोबिलाइज करती थी, और ये लोग ही क्या करती थी, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बनाती थी इंडिया में। इंडियन फाइनेंसर्स इनको क्या करते थे, पैसा देते थे, और यूरोपियन एजेंसी सारे डिसीजन मेक करती थी। तो यूरोपियन मर्चेंट इंडस्ट्रीज हैड देयर ओन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स, और मतलब ये क्या करते थे, इंडिया का पैसा लेकर, और ये 3 कंपनीज इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करती थी। कौन कौन सी थी? बर्ड हिगलर एंड कंपनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, एंड्रयू यूल, जारडाइन स्किनर एंड कंपनी। ये इंडिया का पैसा लेकर इंडियन फाइनेंसर्स, ठीक है, उनको पैसा देते थे, इंडिया में इंडस्ट्री सेटअप करती थी, इनका अपना चेम्बर्स था कॉमर्स का, उसमें इंडियंस अलाउड नहीं थे। अब फैक्ट्री में पर वर्कर की ज़रूरत थी, पैसा तो आपने इंडिया का यूज़ करके इंडिया में क्या बना दिया आपने, फैक्ट्री से बना दी। तो बट लोग कहाँ से आए? तो पेजेंट्स और आर्टिसंस जो थे जिनको काम नहीं मिल रहा था, वो लोग सब फैक्ट्रीज में काम करते थे। जैसे बॉम्बे कॉटन इंडस्ट्री में रत्नागिरी के लोग आते थे, कानपुर में डिस्ट्रिक्ट के लोग आते थे, और हार्वेस्ट के टाइम पे वो लोग अपने घर वापस चले जाते थे। तो अब वर्कर्स जो थे वो ट्रैवल करते थे दूर दूर, ठीक है, लोग कैलकाटा बॉम्बे जाने लगे, जॉब्स मिलना बहुत डिफ़िकल्ट होता था। लोग जितनों को जॉब चाहिए थी वो ज़्यादा होते थे, और जॉब्स हमेशा कम होती थी। एक जॉबर होता था, वो लोगों को कहता था कि हम जॉब दिलाएंगे, ठीक है, वो यूजली एक ओल्ड इंसान होता था जो वहाँ पे काम करता था। वो लोगों को सपने तो अलग दिखाता था, और उसके पास बहुत अथॉरिटी भी थी, वो कहता था कि मुझे पैसा ला कर दो। अब पर फिर भी इंडिया में जो काम करने वाले लोग थे वो बहुत कम थे, मतलब मैक्सिमम लोग अपना खुद का ही काम करते थे। अब यूरोपियन मैनेजिंग कंपनीज एजेंसीज जो थी, जो इंडिया में प्रोडक्शन करती थी, वो कुछ ही गुड्स में इंटरेस्टेड होती थी। कॉफ़ी प्लांटेशन में होती थी, ठीक है, तो उनको चीप माइनिंग में इन्वेस्ट करती थी, इंडिगो, जूट में। और क्यों? क्योंकि इन चीज़ों की डिमांड उनको यूरोप में थी। जो हिगलर वगैरह थी केवल इन्हीं इंडस्ट्रीज़ में क्या करती थी, इन्वेस्ट करती थी। किन इंडस्ट्रीज़ में? ये इंडिगो वगैरह की। तो इंडियंस को समझ में आ गया कि केवल इन्हीं सेक्टर्स में ब्रिटिशर्स क्या है, इंटरेस्टेड है, बाकी किसी सेक्टर में ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। यान ब्रिटिशर्स को नहीं चाहिए, ठीक है। तो इंडिया ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने कहा कि जिन चीज़ों पे ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं है हम केवल वही चीज़ें बनाएंगे। जैसे कि हम फैब्रिक बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम? फैब्रिक बनाएंगे, क्योंकि फैब्रिक में ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं है। हम कोर्स चीज़ों का बनाएंगे, कोर्स मतलब वो अच्छे क्वालिटी का बनाते हैं, हम रफ चीज़ें बनाएंगे। अगर वो इम्पोर्ट करते हैं कोई चीज़ तो वो सुपीरियर क्वांटिटी की होती है, ठीक है। तो वो लोग जो बनाने लगे, वो लोग क्या बनाने लगे, थोड़ी सी इन्फीरियर क्वालिटी का बनाने लगे, ठीक है, और वो एक्सपोर्ट करने लगे चाइना। तो चेंजेस आने लगे, स्वदेशी मूवमेंट को भी मोमेंटम मिला, ठीक है। फिर इंडस्ट्रियल ग्रुप्स जो थे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, और उन्होंने गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ किया कि आप टैरिफ प्रोटेक्शन कीजिए। मतलब टैरिफ प्रोटेक्शन कीजिए मतलब कि टू इंक्रीज टैरिफ प्रोटेक्शन, मतलब कि टैरिफ प्रोटेक्शन मतलब कि बाहर के गुड्स जब इंडिया में आते हैं तो उन पर टैक्स लगे, ठीक है। हमारे गुड्स जब तुम्हारी कंट्री में आते हैं तो तुम टैक्स लगाते हो, तो हमारी कंट्री में भी जब कोई गुड आ रहा है बाहर से तो उस पर भी आप टैक्स लगाइए, और हमें कंसेशंस दीजिए। केवल ब्रिटिशर्स को क्यों कंसेशंस दिए गए हैं? अब
चाइना ने चाइना में चाइनीज़ गुड्स और जापानीज़ गुड्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो जो लोग चाइना में ट्रेड करते थे हमारी कंट्री के, वो इफ़ेक्ट हो गए। अब तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे इंडिया में, अब वो लोग क्या करने लगे, उनको रियलाइज़ हुआ कि हमारा यान तो बिक नहीं रहा है चाइना में, ठीक है, हमारे यान की डिमांड ही नहीं है चाइना में। तो अब वो क्या करने लगे, उन्होंने कहा कि हम क्लॉथ पूरा पूरा बना कर देते हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा यान आ गया है, उनका अपना खुद का यान है और जापानीज़ यान है, तो उन्होंने सोचा कि हम अपना वो बनाने लगते हैं, अपने गुड्स बनाने लगते हैं हम लोग। क्या बनाने लगते हैं हम लोग, अपने मतलब अपने क्लॉथ बनाकर बेचने लगते हैं। फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो थी, बट जब ब्रिटिश मिल्स बिजी हो गई वॉर की प्रिपरेशन करने के लिए, तो इंडियन मिल्स के पास अब अपॉर्चुनिटी थी। वो जूट बैग्स वगैरह बनाने लगी, आर्मी की यूनिफॉर्म्स बनाने लगी, न्यू फैक्ट्री सेटअप हो गई, न्यू वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला। और अब ब्रिटिशर्स दोबारा उस पोजीशन को गेन नहीं कर पाए, और ब्रिटेन जो था उसके पास अब पैसा भी नहीं था कि वो यूएस से, जर्मनी, जापान से कम्पीट कर सके वॉर के बाद। तो उनकी इकॉनमी क्रम्बल होने लगी, कॉटन प्रोडक्शन कोलैप्स होने लगा, एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन क्लॉथ फ्रॉम ब्रिटेन फेल ड्रामेटिकली, ठीक है। तो लोकल इंडस्ट्रीज जो थे वो लोग अब अपने गुड्स प्रोड्यूस करने लगे, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट। क्यों? क्योंकि ये लोग वॉर में बिजी थे, तो हम अपने गुड्स प्रोड्यूस कर रहे थे।